इरफान सुल्तानी के परिवार ने बताया कि उन्हें ईरान में कभी भी फांसी दी जा सकती है। वह 26 साल के हैं और फैसला अंतिम है। हम अपील नहीं कर सकते, आरोप नहीं पता, लेकिन मौत की सजा मिली तो यह ईरान में सरकार विरोधी असहमति पर पहली क्रूर सजा हो सकती है। 2 हफ्ते से ज्यादा समय से चल रहे देशव्यापी सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों के बाद मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि उनका मामला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर सामूहिक फांसी की शुरुआत का संकेत हो सकता है। आज ईरान में एक डरावने नए दौर की शुरुआत है। 6 दिन की इंटरनेट ब्लैकआउट में शासन ने तेजी से सामूहिक फांसी शुरू कर दी है। पहला शिकार सिर्फ 26 साल का है और आज़ादी के लिए विरोध करने पर उसे फांसी दी जा रही है। आधिकारिक आरोप में कहा गया उस पर भगवान के खिलाफ युद्ध का आरोप था। उसके परिवार को फोन पर मौत की सजा की सूचना दी गई। उन्होंने विदाई कहने का मौका देने की गुहार लगाई। उन्हें 10 मिनट दिए गए और मुलाकात के बाद उन्हें बताया गया कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। दुनिया को इसके बारे में लगभग पता ही नहीं चला। ईरान में इंटरनेट 6ठे दिन भी बंद है। सरकारी मीडिया के मुताबिक बंदी 2 हफ्ते और रह सकती है। शासन सिर्फ विरोध नहीं दबा रहा, आगे की घटनाएं भी छुपा रहा है। ब्लैकआउट के पीछे फांसी शुरू हो चुकी है और इरफान आखिरी नहीं है। इरफान के मामले की जानकारी हमारे पास है। यह युवक कर्ज शहर से है जो तेहरान से करीब 40 किमी दूर है। उन्हें जाहिर तौर पर उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। अज्ञात सरकारी अधिकारियों द्वारा उन्हें उनके घर से बाहर ले जाया गया। ईरान में कई समानांतर सुरक्षा और खुफिया संगठन हैं। जब वे लोगों को गिरफ्तार करने जाते हैं तो वे अक्सर अपनी पहचान ज़रूरी नहीं बताते। वह न तो अपने सौतेले परिवार से जुड़ी हैं और न ही वकील से मिल पाई हैं। परिवार को गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही सूचना मिली और वे सिर्फ 10 मिनट मिले और उन्होंने पहले ही परिवार को बता दिया है कि उन्हें ईश्वर से लड़ने के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई है। मुहारबे फारसी में कहा जाने वाला एक अरबी शब्द है जो शरिया कानून से आया है और ईरानी कानूनी व्यवस्था में हमेशा मौत की सज़ा के साथ जुड़ा है। हाल के दिनों में तेहरान शहर के अभियोजक ने घोषणा की है कि सरकार ने साहसी और अनुभवी न्यायाधीशों की नियुक्ति की है जो प्रदर्शनों में गिरफ्तार लोगों के मामलों को जल्दी और जिससे वे क्रांतिकारी दृढ़ता कहते हैं उसके साथ निपटाएंगे। तो ये सुनकर संक्षिप्त मुकदमे आने वाले दिनों में कई मौत की सजाएं दी जा रही हैं। ईरान वायर के अनुसार जिसने देश में एक वकील से बात की, और यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह वकील वह वकील नहीं है जो इरफान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि इरफान को कानूनी सलाहकार तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है। न अदालत में सुनवाई हुई, न आरोप लगे, न इंसाफ हुआ। उसे गिरफ्तार कर मौत की सजा दे दी गई और परिवार को चेतावनी मिली। अगर वे मीडिया से बात करेंगे तो परिवार के अन्य सदस्य भी गिरफ्तार होंगे। उन्हें डर के जरिए चुप करा दिया गया है और यही आने वाले समय का तरीका है, क्योंकि अरफान अकेले नहीं हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इन प्रदर्शनों में कम से कम 2300 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब यह संख्या और बढ़ गई है। हम पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि ब्लैकआउट है, पर मैं वजह बताता हूँ। कुछ दिन पहले जब हमें शुरुआती संख्या के बारे में पता चला तो हमें यह भी पता चला कि लगभग 2000 लोग इस प्रदर्शन में मारे गए थे। अब मारे गए लोगों की संख्या 2000 से बढ़कर 1-2000 हो गई है और CBS ने बताया कि यह 20,000 तक पहुंच सकती है। तो हम यह सुरक्षित रूप से मान सकते हैं कि अब तक उन्होंने 2300 से कहीं ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब जो बात इसे और भी डरावना बनाती है वह यह है, अगर वे 5 दिन में फांसी देने को तैयार हैं तो हिरासत के हजारों लोगों के साथ क्या करेंगे, सोचिए। ईरान पहले से ही दुनिया के लगभग किसी भी अन्य देश की तुलना में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा लोगों को फांसी देता है। प्रदर्शनों से पहले वे हर साल करीब 1000 लोगों को मारते थे, यानी रोज लगभग 3, और अब यह संख्या और बढ़ेगी। कल राष्ट्रपति ट्रंप से इन फांसियों पर सवाल हुआ। ये उनका जवाब है, सुनिए। सुनने में आ रहा है कि वे कल से प्रदर्शनकारियों को फांसी देना शुरू करने वाले हैं। तो सवाल फिर वही है, क्या उन्होंने आपकी रेड लाइन पार कर ली है या फिर वह लाइन बदल गई है? मैंने फांसी के बारे में नहीं सुना। अगर वे उन्हें फांसी देते हैं, आप कुछ नई चीजें देखेंगे। मुझे नहीं पता आप कहां से हैं या आपकी सोच क्या है, लेकिन शायद आप खुश होंगे।
आपका मतलब क्या है इससे? अगर वे ऐसा कुछ करते हैं तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। और ये जो कड़ी कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, आखिर इसका मकसद क्या है? अंतिम मकसद है जीतना। मुझे जीतना पसंद है। आप इसे ईरान में कैसे परिभाषित करेंगे? चलिए इसे वेनेजुएला में परिभाषित करते हैं, चलिए इसे अल बगदादी के साथ परिभाषित करते हैं। उसे खत्म किया गया था, इसे सलोमे और ईरान में परिभाषित करें जहां उसने ईरान परमाणु खतरा खत्म किया। करीब 15 मिनट की अवधि में जैसे ही बीदो वहां पहुंचे, वह पूरी तरह विनाश था। जैसा मैंने पहले कहा, कुछ लोगों ने उस पर सवाल उठाए और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सही थे तो हम भी सही हैं। हम नहीं चाहते कि ईरान जैसी घटनाएं हों। अगर लोग प्रदर्शन करें तो ठीक है, लेकिन जब वे हजारों को मारते हैं या फांसी देते हैं, ये सही नहीं। हम देखेंगे ये उनके लिए कैसा रहता है। अच्छा नहीं होगा। संदेश साफ है। अमेरिका देख रहा है, लेकिन देखना और कार्रवाई करना एक जैसा नहीं है और यहीं चीजें जटिल हो जाती हैं। यहाँ ट्रंप बता रहे हैं कि ईरान पर कब फैसला लेंगे। क्या इस समय ईरान के नेताओं के लिए कोई संदेश है? संदेश यही है कि उन्हें इंसानियत दिखानी होगी। उनके सामने बड़ी समस्या है। मुझे उम्मीद है वे लोगों को नहीं मारेंगे। मैं जल्द रिपोर्ट दूंगा। मुझे लगता है वे बुरा व्यवहार कर रहे हैं, पर इसकी पुष्टि नहीं हुई। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। मिस्टर ट्रंप ने ईरान को धमकाया। आपकी उनके लिए क्या प्रतिक्रिया है? वे अक्सर ऐसी टिप्पणियां करते हैं। मेरी राय में इसे गंभीरता से न लें। क्या आपकी राय में ये घटनाएं काबू में आ जाएंगी? पिछले दिनों हुए दंगे लगते हैं। लोगों की यह मौजूदगी दिखाती है कि ईरानी राष्ट्र अमेरिका और इजराइल के खिलाफ दृढ़ संकल्पित है। अब चीजें और जटिल हो जाती हैं। कई अरब देश अमेरिका को इसमें शामिल होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन देशों में सऊदी अरब, ओमान और कतर शामिल हैं। वे सभी अब वाशिंगटन पर दबाव बना रहे हैं कि वह इससे दूर रहे। इसका अर्थ यह नहीं कि वे आयतुल्लाह के समर्थक हैं। उनका तर्क स्थिरता और धन पर है। उन्हें डर है कि अमेरिका के हमलों से क्षेत्र अस्थिर होगा, तेल महंगा होगा और वैश्विक व अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। ये चिंताएं क्यों मायने रखती हैं? इसका कारण यह है कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य के ठीक पास स्थित है, जो एक संकरा रास्ता है जहां से हर दिन दुनिया के 20% तेल का परिवहन होता है। अगर उस मार्ग में बाधा आती है तो दुनिया में ऊर्जा की कीमतें बढ़ जाती हैं। अरब देश शिपिंग लेन पर निर्भर हैं और पड़ोस में अराजकता नहीं चाहते, चाहे वे पड़ोसी से नफरत करें। लेकिन मुद्दा और बड़ा है। सऊदी अरब ने तेहरान को भरोसा दिया है कि वे अमेरिकी विमानों को सऊदी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, जो कूटनीतिक बहस से ज़्यादा अहम है। पिछले साल USB-2 बमवर्षकों ने मिसौरी से उड़ान भरकर ईरान की परमाणु सुविधाएं नष्ट की थीं, क्योंकि क्षेत्रीय पहुंच सीमित थी। इस बार यह ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स काफ़ी बंटे हुए हैं, 2 पश्चिमी गोलार्ध और एक प्रशांत महासागर में। अमेरिका के पास मध्य पूर्व में एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, इसलिए अगर सऊदी, कतर और ओमान हवाई क्षेत्र बंद करें तो उसके विकल्प सीमित रहेंगे। अब असल में क्या फैसला होता है, यह तो वक्त ही बताएगा। दुनिया हस्तक्षेप पर बहस कर रही है। ऐसे में ईरान के अंदर क्या हो रहा है? क्या क्रांति जिंदा है या शासन ने उसे दबा दिया है? सच्चाई ये है कि हमें ठीक ठीक पता नहीं है, और यही तो आयतुल्लाह चाहता है। 13 जनवरी क्रांति का 16वां दिन है, लेकिन इस बार पहले जैसे वीडियो नहीं आए। इसके 2 संभावित कारण हो सकते हैं। शासन ने कम से कम अभी के लिए प्रदर्शन को सफलतापूर्वक कुचल दिया है, और इसी वजह से सड़कों पर सन्नाटा है और क्रांति की रफ्तार धीमी पड़ रही है। दूसरा विकल्प है कि शासन ने इंटरनेट बंद कर दिया है। प्रदर्शनकारी अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते। वे सिग्नल जाम कर, टर्मिनल जब्त कर और जानकारी भेजने वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं। हमें नहीं पता इनमें से क्या सच है। यह अनिश्चितता शासन का हथियार है। ईरानी मीडिया ने जीत का दावा किया है। उन्होंने हेडलाइन चलाई कि ईरान ने साल में दूसरी बार इजराइल से जंग जीती। वे इसे सैन्य जीत की तरह दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को हराया गया, व्यवस्था बहाल, शासन विजयी। लेकिन आयतुल्लाह और ज़्यादातर मीडिया आपको असली बात नहीं बताएंगे। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, सिर्फ सुर्खियां देखने वाले नहीं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। हम रोजाना इस पर बात करते हैं
क्योंकि शासन की जीत का जश्न किसी अहम चीज की कमी के साथ है। इस क्रांति की शुरुआत वाली समस्या अब भी है। आर्थिक संकट और महंगाई अब भी बनी हुई है, जिससे लोगों की बचत खत्म हो रही है और हर महीने दाम बढ़ रहे हैं। सबसे खराब यह है कि पानी की समस्या अब भी है और इसे सुधारना बहुत कठिन है। ईरान में पानी की कमी इंसानों के कारण है, प्राकृतिक नहीं। गलत प्रबंधन, गलत जगह बांध बनाना, नदियों का पानी चुनिंदा परियोजनाओं में लगाना, इन कारणों से अब इलाके सूख रहे हैं। इसका कोई त्वरित समाधान नहीं है। सरकार आर्थिक पतन टालने के लिए पैसे छाप सकती है, लेकिन न पानी छाप सकती है, न बारिश करा सकती है, न दशकों की पर्यावरणीय तबाही वापस ला सकती है। इसी कारण विपक्ष जीत की कहानी का विरोध कर रहा है। वे बता रहे हैं कि 1969 की क्रांति में जिसने इन मुल्लाओं को सत्ता दी, लगभग 400 दिन लगे। यह कोई दौड़ नहीं बल्कि मैराथन थी और हम अभी 16वें दिन पर हैं। इस्लामिक रिपब्लिक के नेता भी घबराए हैं। कई सांसदों ने चेताया कि अगर सरकार शिकायतें नहीं सुलझाएगी तो जनता का गुस्सा बढ़ सकता है। यह एक खास स्वीकारोक्ति है। शासन के सदस्य सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि यह खत्म नहीं हुआ है। अगर हमने रास्ता नहीं बदला तो यह फिर से फूट पड़ेगा। लेकिन रास्ता बदलने के लिए उन समस्याओं को ठीक करना होगा जो शासन ने खुद पैदा की हैं, और उन्होंने ऐसा करने की कोई क्षमता या इच्छा नहीं दिखाई है। अब बात करते हैं इस दमन की असली कीमत क्या रही। हाल ही में पुष्टि हुई मौतें करीब 2000 थीं। CBS की रिपोर्ट के मुताबिक यह संख्या 12,000 हो गई है और संभव है कि 20,000 तक पहुंच जाए। हम आंकड़ों की पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि वहां ब्लैकआउट है, लेकिन कम अनुमान भी चौंकाते हैं। यह ईरान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया नरसंहार है। केबल न्यूज नेटवर्क ने हाल ही में ईरान के एक डॉक्टर का इंटरव्यू लिया। उसका चेहरा और पहचान सुरक्षा के लिए छुपाई गई। वह 8 और 9 जनवरी को काम कर रहे थे, जो देश के आधुनिक इतिहास के सबसे खूनी दिन थे। यह फुटेज देखिए। हर जगह बारूद और आंसू गैस की बू थी। सब कुछ बिखर गया। रात 8:20 पर इंटरनेट बंद हुआ। डॉक्टर ने फोन किया, तुम्हें आना होगा। मैं पहुंचा तो वहां सामूहिक हताहत की स्थिति थी। सभी ऑपरेशन थिएटर भरे हुए थे। मैं रात 10-11 बजे से सुबह तक वहां था। मुझे नहीं पता मैंने कितने ऑपरेशन किए, शायद 10-11। ये उन कुछ वीडियो में से एक है जो ईरान के अस्पतालों के अंदर से सामने आई हैं। इसमें कुछ घायलों को दिखाया गया है, लेकिन डॉक्टर की गवाही और भी ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर पेश करती है। गुरुवार आधी रात बाद घाव बदल गए। शुक्रवार शाम तक असली गोलियां चलीं और सभी बिस्तर भर गए। अधिकतर लोगों को छर्रे की चोटें और इसी तरह के घाव थे। इन और इससे पहले के प्रदर्शनों के दौरान शासन की सुरक्षा बलों ने अस्पतालों पर छापे मारे और घायल प्रदर्शनकारियों और चिकित्सा कर्मचारियों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा। उनके साथ इलाज की जगहों को डरावने मंजरों में बदल दिया। बहुत ज्यादा डर था। 3 मरीजों ने बिचौलियों के जरिए मुझसे संपर्क किया। मैं डर रहा था कि कहीं ये सुरक्षा एजेंट तो नहीं है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंसा की असली भयावहता अब धीरे धीरे सामने आ रही है। फिर से कई ईरानी इस दुस्वप्न में अकेले और बेसहारा महसूस कर रहे हैं। बाहरी मीडिया की उम्मीदें ईरान के अंदर हमारे अनुभव से अलग हैं। यहाँ डर, हताशा और थोड़ी सी उम्मीद का मिश्रण है। अब इसे समाप्त करते हैं। आज कोई विज्ञापन नहीं है, कोई अलविदा नहीं है। मैं बस आपको यह शक्तिशाली वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसे ट्विटर पर किसी ने उन ईरानियों के समर्थन में बनाया है जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। जरा देखिए।
ऐसी वीडियो की समस्या है कि इनमें कई ड्रोन हमले दिखते हैं जबकि कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल नहीं होता। YouTube आमतौर पर हमारी वीडियो को डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। दरअसल पिछले हफ्ते हमारे 4 युद्ध से जुड़े वीडियो YouTube के अनुसार डिमोनेटाइज हो गए। ड्रोन हमलों या फ्रंट लाइन फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं को पसंद नहीं, इसलिए वीडियो प्रतिबंधित होते हैं। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनियन झेल रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया है ताकि हम पर कोई प्रतिबंध न हो। हम न ड्रोन स्ट्राइक, न फ्रंटलाइन फुटेज और न ही रूसी एयरबेस के तबाही के वीडियो को ब्लर करते हैं। साथ ही हमारी साइट पर विज्ञापन भी नहीं होते। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसीलिए कि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को विज्ञापनों से फंड नहीं करते, हम इसे आपके समर्थन से फंड करते हैं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर के देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप हमारा सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वो सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।